हेलो बच्चों, क्लास 12th। मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में आज जो है पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ, इसके बारे में आपको बच्चों बताऊंगी। इससे पहले हमने जो है लोकतंत्रात्मक, इसके गुण दोष, इनके बारे में आपको बताया था। और हमारा उसके बाद जो था लास्ट टॉपिक हमारा था इसमें का लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाएं। तो इसके बारे में हम लोग इससे आगे पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। तो आइए हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू विकास एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पंचायती राज का प्रावधान था। तो जो ये पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य के लिए जो किया गया, इसके जो उद्देश्य थी, जिनकी आवश्यकता थी, स्वतंत्र भारत के पंचायती राज को लागू किया और इसे मजबूत तथा सार्थक भी बनाया गया। लेकिन सन 1992 में संविधान में 73वें संशोधन द्वारा 73 संशोधन जो था, उसमें पंचायती राज को पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक संस्था का रूप दे दिया गया। तो पंचायती राज की संस्थाओं, उनकी शक्तियों, कार्यप्रणाली, कार्यों, इसके बारे में अब हम लोग इसमें जानकारी लेंगे कि पंचायती राज जो है उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या उसकी संस्थाएं हैं और क्या उसकी कार्यप्रणाली है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा पंचायती राज की संस्थाएं, कि पंचायती राज की कौन सी संस्थाएं हैं। तो भारत में लोकतंत्र का भविष्य जो है इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीण जनों का शासन से कितना अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी संपर्क स्थापित हो सकता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज के लिए पंचायती राज ही राजनीतिक सहभागिता का एकमात्र उपयुक्त साधन है। पंचायती ही जो है यह राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है। अब हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत में राज व्यवस्था की स्थापना की गई तो राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण किया गया। तो इस संबंध में प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कहा, उनके शब्द हैं कि रजनी कोठारी ने क्या कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था। पंचायती राज की स्थापना, इसमें भारतीय राज व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उनकी एकता भी क्या है, बढ़ रही है।
तो ये जो है प्रोफेसर रजनीकांत कोठारी ने कहा। अब उसके बाद इसका श्रेय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, आइए अब उनके शब्दों को देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गाँव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। पंचायतों को अधिकार दो। ये जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता, इन्होंने भी अपने विचार जो हैं वह व्यक्त किए। तो बलवंत राय मेहता का कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय योजना का इन्होंने परामर्श दिया। और ये त्रिस्तरीय योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो है निम्न स्तर पर ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें हैं और उच्च स्तर पर जिला परिषद है। तो इन दोनों के मध्य में क्षेत्र समितियां हैं। ये बलवंत राय मेहता के विचार थे। लेकिन भारत में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था जो है बहुत पहले से होती चली आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में संयुक्त प्रांतीय पंचायत राज कानून बनाकर पंचायतों के गठन संबंधी कार्य किए और सन 1947 में ही कानून के अनुसार एक ग्राम पंचायत के स्थान पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायती अदालत या न्याय पंचायत की व्यवस्था की। तो इन संस्थाओं का वर्तमान में क्या स्वरूप है, आइए अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है इसको जानते हैं। जिस गांव की जनसंख्या कम से कम 1000 हो, जिस गांव की जनसंख्या कम से कम 1000 हो, सरकार उसको ग्राम सभा क्षेत्र घोषित करती है। लेकिन किसी गांव की जनसंख्या इससे कम हो तो उन्हें पास की गांव सभा में मिला दिया जाता है और उसके बाद ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्यों का किसी भी प्रकार का निर्वाचन नहीं होता, क्योंकि जब दूसरे गांव के उसमें मिलाया जाएगा तो वह सारे काम जो हैं वह वहाँ की जो ग्राम पंचायत होगी वो देखती है। लेकिन ग्राम सभा का प्रत्येक ग्रामवासी वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तब वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। फिर उसके साथ पागल अपराधी व्यक्ति जो हैं इसकी सदस्यता पाने का अधिकार नहीं रखते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठकों का होना आवश्यक है। तो ये क्या था हमारा ग्राम सभा। ग्राम सभा में जिसमें 1000 से कम व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम व्यक्ति होते हैं तो उसको दूसरी ग्राम सभा के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा ग्राम सभा। अब दूसरा है पॉइंट हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है अपने सदस्यों में से कार्यकारिणी चुनती है और वही कार्यकारिणी ही ग्राम पंचायत कहलाती है। जो ग्राम सभा के सदस्य चुनते हैं
वही कार्यकारिणी जो है वह ग्राम पंचायत कहलाने लगती है। और ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत योजनाओं को लागू करने एवं गांव की समस्याओं का समाधान करने का कार्य वह करती है। अब उसमें क्या है, सभापति एवं उपसभापति को छोड़कर जो बाकी सदस्य होते हैं वह गांव की जनसंख्या के आधार पर, एक तो उसमें सभापति हो गया और दूसरा उपसभापति हो गया। जैसे आपके कॉलेज में प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य होती हैं, उसी तरह से तो उसमें जो है उस गांव की जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या के आधार पर बाकी सदस्य उसमें रखें, जिस हिसाब से हो उसमें सदस्यों की संख्या जो है वह 7 से 15 तक निश्चित होती है। फिर यदि 250 से 500 तक की जनसंख्या पर 7 सदस्य होंगे, कार्यकारिणी के लिए 7 सदस्य होंगे, और 501 से 1000 तक की जनसंख्या पे 9 सदस्य होंगे, और 1001 से 2000 तक पे 11 सदस्य होंगे, और 2001 से 3000 तक पे 13 सदस्य होंगे, और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। तो ये तो सदस्य निर्वाचित होने के लिए इतने सदस्य जो हैं निर्वाचित हो सकते हैं। फिर उम्मीदवार जो है जो बनाए जाएंगे, सभापति उपसभापति और उसके जो कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, उसके जो उनके लिए क्या है, वह पागल नहीं होगा, दिवालिया नहीं होगा, सरकारी पद पर आसीन नहीं होगा। जो सरकारी कार्य कर रहे होंगे वो गांव के सदस्य, गांव की ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद उनका निर्वाचन जो है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो उसकी जो अब निर्देश होते हैं उनके अनुसार, रीति के अनुसार होता है। और ग्राम पंचायत का संगठन जो है वह 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति अगर आ जाती है तो सरकार इसकी अवधि कम या अधिक भी कर सकती है विशेष परिस्थितियों पे। तो ये हमारा हो गया ग्राम पंचायत। अब है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बाद अब हम लोग जो हैं, अब हमारा मेन हेडिंग है पदाधिकारी, कि पदाधिकारी जो हैं ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में पदाधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो ग्राम सभा के प्रधान और उप प्रधान ही ग्राम पंचायत के प्रधान और उप प्रधान होते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रधान जो है वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और ग्राम सभा का प्रधान पंचायत व्यवस्था जो है, व्यवस्था का प्रधान जो होता है वह गांव के प्रशासन में उसका क्या है, महत्वपूर्ण योग रहता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का सभापति होने के कारण उसका पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो दोनों का सभापति, इसलिए उसका पद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो है जब उसका पद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया तो अब ज़िले में, अब ज़िले पे आते हैं हम लोग। ज़िले के जो अधिकारी हैं वह अपने ग्राम सभा की समस्याओं से परिचित कराता है, और उप प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। अब अगला देखेंगे, ये तो हो गया पदाधिकारी। अब उसके बाद अगला है इसी में कर्मचारी।
अब कर्मचारी में क्या है कि पंचायत जो है उसका अधिकार है, पंचायत का अधिकार है कि वह तहसीलदार को पूर्व स्वीकृति से, तहसीलदार जो होते हैं, तहसील होती है आप लोग जानती हैं, तो वह तहसीलदार की पूर्व स्वीकृति से अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है या कर सकती है, जो भी हो। लेकिन पंचायत का सेक्रेटरी ये जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। तो ये तो कर्मचारी हो गए। अब आइए हम देखते हैं इनकी अवधि। तो अवधि के लिए तो पहले ही आप लोगों को पता है कि ग्राम पंचायत का संगठन 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में सरकार इसमें जो है इससे पूर्व भी इसे विघटित कर सकती है। तो अवधि इसकी 5 साल जो है वह निर्धारित है। अब देखेंगे ग्राम पंचायत की बैठकें। तो ग्राम पंचायत को कम से कम 1 बैठक होनी आवश्यक है और यदि 1 से अधिक बैठकें भी अगर 1 महीने में हो सकती हैं, लेकिन 1 महीने में 1 बैठक आवश्यक है और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वह 1 से अधिक भी बैठकें कर सकता है। अब आता है आरक्षण। अगला हेडिंग है हमारा पॉइंट आरक्षण। तो आरक्षण जो है यह ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए जो हैं, महिलाओं के लिए स्थान जो हैं वह आरक्षित होते हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या ग्राम पंचायत की समस्त जनसंख्या में जो है उनके जो उसकी समस्त जनसंख्या होती है ग्राम पंचायत की समस्त जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो जातियों के अनुपात के आधार पर यह निश्चित होती है कि वहाँ पर कितनी जो है अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उनकी जाति के ऊपर जो है उनकी संख्या निश्चित होती है। और जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या होती है वह ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या में के अनुपात पर निश्चित की जाती है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। वो प्रतिबंध है कि किसी भी ग्राम पंचायत से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित किए जाने वाला आरक्षण 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान जो हैं इन जातियों व वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं और इसके अतिरिक्त जो हैं वह ग्राम पंचायत के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो ये तो आरक्षण हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट पंचायत की शक्तियाँ, कि पंचायत को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पंचायत राज जो है, पंचायत राज संस्थाओं के निर्णय लेने की इनकी शक्तियाँ जो हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। उनको एक सूची में कृषि भूमि सुधार परिस्थितियों की
बहाली, ग्राम उद्योग आदि इसमें जो हैं सम्मिलित किए जाते हैं और वे स्थानीय विकास की योजनाएं बना सकती हैं। संविधान द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। जो 29 विषय जो हैं उन पे निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है और ये सभी विषय उसके नित्य प्रति के जीवन से संबंधित होते हैं। तो ये तो हो गया पंचायत की शक्तियाँ। अब हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत की आय के साधन, कि ग्राम पंचायत को कहाँ कहाँ से पैसा उपलब्ध होता है। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उससे पर्याप्त मात्रा में व्यय भी करना पड़ता है। ग्राम पंचायत को किन साधनों से आय मिलती है, आइए इसके बारे में आपको बताएं। तो पहला है लगान का एक निश्चित भाग। फिर दूसरा है कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि और मकानों पर सरकार द्वारा निर्धारित कर। और तीसरा है व्यापार और व्यवसाय पर कर। चौथा है मेलों तथा बाज़ारों से मिलने वाला कर। फिर पांचवा है दुकानों पर कर। छठवां है जानवरों की बिक्री पर फीस। और सातवां है कमीशन एजेंट, दलाल, नाप तौल करने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस पर फीस। और आठवां है गांव में माल लाने वाली गाड़ियों और जानवरों पर कर। और नौवां है जुर्मानों से प्राप्त आय। और 10वां है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता। तो ये 10 जो हैं इसके साधन हैं जिससे इसको आय के इसके स्रोत हैं। अब जो है इन आय के साधनों से अब हम ये देखेंगे कि ये आय के जो साधन उनके होते हैं उसमें पंचायतों के पास आय के अपने साधन हैं ये, तथा इन्हें अपने व्यय की भी स्वतंत्रता है कि कितनी इनकी आय हुई है और वह किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी पूर्ण स्वतंत्रता इनको दी जाती है। तो इसके लिए जो है डॉक्टर C.B. भांभरी ने कहा है। तो अब देखेंगे कि डॉक्टर C.P. भांभरी ने क्या कहा है कि पंचायतों को अपने लिए निधियां प्राप्त करने का अधिकार होता है। उन्हें खर्च करने की स्वाधीनता होती है और उनके पास अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने की मशीनें होती हैं। तो इस प्रकार ये देखा जाएगा कि पंचायत एक स्वशासित संस्था की सभी आवश्यकताएं एवं शर्तों को पूरा करती है। फिर जो नई पंचायत राज व्यवस्था है उसको भी विशेष महत्वपूर्ण, उसके लिए भी बहुत विशेषता है उसमें कि इसमें समाज के कमज़ोर, दलित तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण का क्या है प्रावधान है। और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित हुआ है और बीच में ऐसे समय भी आया जब वर्षों तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए और जिसके परिणाम से जनता ने सोचा कि यह व्यवस्था नाम मात्र की है। तो जब पंचायत राज व्यवस्था को
पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया तो उसको अधिक अधिकार प्रदान किए गए। तो ये क्या था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार एवं शक्तियां जो हैं वह सुनिश्चित कर दी गई। तो जब इनकी शक्तियां सुनिश्चित कर दी गई तो पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान का क्या हो गए, एक भाग बन गए और पंचायतों को दिए गए अधिकारों, दायित्वों एवं वित्तीय साधनों को उनमें से कोई भी उसे नहीं हटा सकता था, छीन सकता था। कि 73वां जो संविधान संशोधन न केवल पंचायती राज संस्थाओं में संरचनात्मक एक रूपता लाने का प्रयत्न करती है, वह सुनिश्चित भी करती है कि इस संस्था में समाज के कमज़ोर वर्गों की भागीदारी भी हो। इससे प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति, निर्धन से निर्धन व्यक्तियों की जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज संस्थाओं की विफलता का क्या कारण हुआ कि उनके चुनाव समय पर न कराना, उन्हें बार बार भंग किया जाना। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान का जो अधिनियम है इस समस्या पर समुचित ध्यान दे रहे हैं ये लोग कि ऐसा क्यों होता है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक निर्बल कमज़ोर बिंदु यह है कि इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट नहीं की गई और इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय नौकरशाही के मध्य भी संबंध सूत्रता जो है इसके अधिनियम जो हैं ये नहीं लागू हुए, एकदम शांत रहे। तो सबसे बड़ी कमी यह इसमें रही कि पंचों और सरपंचों के लिए साक्षरता का निर्बंधन हटा दिया गया और पुराने पंचायती राज कानून में सरपंच के प्रत्याशी के लिए साक्षर होना आवश्यक हो गया। फिर नए पंचायती राज कानून में एक बड़ी कमी यह भी आई कि इसमें न्याय पंचायतों की व्यवस्था नहीं की गई। तो अब ये इसका क्या आधार हुआ, हम लोग इस आधार पर जाएंगे। ये कहा जा सकता है इन सभी बातों को समझने के बाद में इसका यह आधार हो सकता है कि नया अधिनियम बन जाने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं की सफलता राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करती है। तो ये था हमारा ग्राम पंचायत का पंचायती राज। अब आइए देखते हैं पंचायतों के कार्य कि पंचायतों के क्या कार्य हैं। तो पंचायतों के कार्य जो हैं इनको आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। हमारा देश पंचायती राज की शुरुआत तो हो गई, यह एक ऐतिहासिक घटना इसको मान लेंगे, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं से अधिक प्रशंसा जो है वह नहीं प्राप्त हुई। तो इस पर जो है प्रोफेसर रजनी कोठारी ने क्या कहा, उनके शब्दों को सुनिए कि प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कहा कि इन संस्थाओं से नए स्थानीय नेताओं को इसने जन्म दिया जो आगे चलकर राज्य और केंद्रीय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो गए।
कांग्रेस और अन्य दलों के राजनीतिक जो थे इन संस्थाओं को समझने लगे और वे राज्य विधानसभा के स्थान पर पंचायत समिति और जिला परिषदों को प्रमुखता देने लगे। तो इन संस्थाओं ने देश के राजनीतिक आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जन हिस्सेदारी में वृद्धि करके गाँव में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया और गाँव में जागरूकता उत्पन्न की। पंचायती राज के प्रति यह धारणा होने पर, जब यह धारणा आई तो उसके लिए ये कहा गया कि गांव में जागरूकता उत्पन्न कर दी है। गांव में जागरूकता तो उत्पन्न कर दी, लेकिन पंचायती राज के प्रति यह धारणा होने पर विगत दशकों का अनुभव विशेष उत्साहवर्धक नहीं रहा। ये संस्थाएं ग्रामीण जनता में नई आशा और विश्वास पैदा करने में असफल हो गईं। तो फिर क्या है, तो ग्रामीणों में जो चेतना नहीं आई तब तक वे संस्थाएं सफल नहीं हो पाएंगी। जब तक ग्रामीण की जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये संस्था सफल नहीं हो सकती। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था इससे असफल हो गई और कुछ राज्यों में क्या हुआ कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इन संस्थाओं ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कुछ कार्य किया और यह कार्य जो था नागरिक सुविधाओं के ही संबंध में हुआ। तो पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कुछ नई समस्याएं और उत्पन्न हो गई। कुछ तो पहले से ही थी और कुछ और उपलब्ध हो गई, तो अब उनका निराकरण करना आवश्यक हो गया। तो वो समस्याएं जो हैं वो क्या थीं, अब हम लोग उन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वह समस्याएं क्या थीं। तो उसमें जो है पहली समस्या जो थी वो थी कि सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता की पहली शर्त थी कि इसके लिए सत्ता का स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरण करना जरूरी है। फिर पंचायती राज संस्थाओं के स्वायत्त शासन की शक्तिशाली इकाइयां बनाना जरूरी है और यह कब संभव होगा, जब प्रेरणा नीचे के स्तरों से शुरू हो और उच्च स्तर केवल मार्ग निर्देशन करें। तब राज्य सरकारें इन संस्थाओं को अपने आदेशों का पालन कराने वाला प्रतिनिधि मात्र न समझें। इसके लिए नौकरशाही मनोवृत्ति में परिवर्तन की आवश्यकता है। फिर भी इस दृष्टि से प्रभावशाली परिवर्तन जो है वह दिखाई देगा। फिर दूसरा है अशिक्षा और ग्रामीणों की निर्धनता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण जो है ग्रामीण नेतृत्व का विकास नहीं हो पाता है और वे अपने संकीर्ण दायरों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, उसी में सीमित रह जाते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा की दिशा में शासन द्वारा जो हैं किए गए कार्यों ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। तो यह एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन उससे हुआ। और तीसरा है
सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा राजनीति है। पंचायतें राजनीति का अखाड़ा जो है वह बन चुकी हैं। पंचायतों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हुआ करने लगे, दलबंदी होने लगी और बहुत समय तक लड़ने झगड़ने में जो है इन लोगों ने अपना समय व्यतीत किया। तो इससे क्या है, राजनीतिक दल पंचायतों के चुनाव पर हस्तक्षेप करना उन्होंने बंद कर दिया और पंचायतों की गंदी राजनीति के कारण जो है उनको निकालना शुरू किया और स्वतंत्र रूप से पंचायती राज संस्थाएं जो हैं सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कई कार्य करने में सक्षम हुई। कई कार्य करने में वह सक्षम हुई। फिर चौथा है सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं का कार्य। तो सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं का क्या काम है, इसको देखेंगे। इसमें पहला है हमारा कृषि तथा कृषि संबंधी विस्तार। दूसरा है मछली पालन का कार्य और तीसरा है पशुपालन, डेयरी तथा मुर्गी पालन। चौथा है लघु सिंचाई जल प्रबंध तथा जल विभाग विकास। पांचवा है भूमि सुधार, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन और चकबंदी। छठवां है ईंधन व चारे की उचित तथा समयानुसार व्यवस्था। सातवां पेयजल के लिए नल व कुएं तैयार करना। आठवां लघु उद्योग, खाद्य प्रक्रिया उद्योग सहित। और नौवां है लघु वन्य उत्पादन। 10वां सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी। 11वां है ग्रामीण आवास। 12वां है खादी तथा कुटीर उद्योग। और 13 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और 14 है सामुदायिक संपत्ति का अनुरक्षण। 15 है कमज़ोर वर्गों का कल्याण। 16 है महिला व बाल विकास। 17 है समाज कल्याण मतलब परिवार नियोजन। और 17 है समाज कल्याण परिवार नियोजन। 18 स्वास्थ्य व स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था। 19 बाजार व मेलों की व्यवस्था। 20 पुस्तकालय खोलना। 21 प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। 22 तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा। 23 तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा। 24 शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों सहित। फिर 24 निर्धन प्रश्नमन कार्यक्रम।
26 गैर परमाकत ऊर्जा स्रोत, 30 ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण, फिर सड़कें, पुल, नौकरी, जल मार्ग एवं संचार के साधन। तो ये जितने थे हमारे इसमें सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज की व्यवस्था में, इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कार्य हैं। और यही 29 कार्य अभी आपको इससे पहले जो हैं वो बताए गए थे कि इसमें उसको 29 कार्य जो हैं उसको दिए गए थे। इसमें जो 29 कार्य उसको दिए गए थे, तो उस 29 कार्यों में यही कार्य हैं। तो हम लोगों ने आज जो है पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ, तो इसमें हमने पढ़ा पंचायत राज की संस्थाएं। तो पंचायती राज की संस्थाओं में हमने पढ़ा, तो जिसमें हमने ग्राम सभा पढ़ी, ग्राम सभा के बाद हमने ग्राम पंचायत पढ़ा, फिर उसके पदाधिकारी जो थे उनके बारे में हमने जानकारी ली, फिर कर्मचारी उसके, फिर उसकी अवधि, फिर उसका ग्राम पंचायत की बैठकें, आरक्षण, फिर प्रधान पद के लिए आरक्षण, फिर था पंचायत की शक्तियाँ। तो पंचायत की शक्तियों में ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसी जो शक्तियाँ जो थी, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ जो थीं, उसी में आपके ये 29 जो अभी पॉइंट हमने आपको बताए थे, ये 29 पॉइंट थे, जिसमें पहले बताए थे आप लोगों को कि सूची में और कृषि भूमि सुधार परिस्थितियों के लिए बहाली, ग्राम उद्योग, इन सब के बारे में उसमें बताया गया था। तो ये 29 जो हैं 29 विषय थे। फिर उसके बाद हमने ग्राम पंचायतों की आय के साधन पढ़े। तो आय के साधन हमारे 10 थे। लगान एक निश्चित भाग, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि और मकानों पर सरकार द्वारा निर्धारित कर, व्यापार और व्यवसाय पर कर, मेलों तथा बाज़ारों से मिलने वाला कर, दुकानों पर कर, जानवरों की बिक्री पर फीस, कमीशन एजेंट, दलाल, नाप तौल करने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस पर फीस, गांव में माल लाने वाली गाड़ियों और जानवरों का कर, जुर्मानों से प्राप्त आय और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता। तो इसमें हम लोगों ने इतना देखा था कि ये तो इसके ये हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो है इसके जो 29 उसके लिए था, फिर उसके बारे में आप लोगों को हमने 29 पॉइंट अभी आप लोगों को बताए थे कि किन किन बारों में जो है हम लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त की थी। तो वो 29 जो राज पंचायत के कौन कौन से थे, उसमें था सामाजिक, चौथा जो दिया था कृषि तथा कृषि संबंधी विस्तार, मछली पालन का कार्य, पशुपालन, डेयरी तथा मुर्गी पालन, लघु सिंचाई, जल प्रबंध तथा जल विभाग का विकास, फिर भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी, फिर ईंधन व चारे की उचित तथा समयानुसार व्यवस्था, पेयजल के लिए नल व कुएं तैयार करना, लघु उद्योग थे खाद्य प्रक्रिया उद्योग सहित, लघु वन्य उत्पादन, सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी, ग्रामीण आवास, खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति का अनुरक्षण, कमज़ोर वर्गों का कल्याण, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, परिवार नियोजन, स्वस्थ व स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था, बाजार
व मेले की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यों की व्यवस्था, पुस्तकालय खोलना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों सहित, निर्धन प्रशमन कार्यक्रम, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण, सड़कें, पुलिया, पुल, नौकाएं, जलमार्ग एवं संचार के साधन। तो ये इतना आज हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के बारे में। आज के लिए बेटा इतना ही बच्चों, बहुत है। अब आगे हमारा रहेगा संविधान का 73वां संशोधन तथा पंचायती राज में परिवर्तन। आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।